स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कि आपको पता है, जिसका चैप्टर 1 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक जस्ट रिवीजन लेंगे कि पिछली वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारे जो चैप्टर 2 है आज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे। ठीक है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि हम सुनते हैं कि भारत में सबसे पहले आई, और उसके आने के बाद किस तरह से पूरे भारत देश में उनका नियंत्रण हुआ, और इसी नियंत्रण को मतलब किस तरह से एक छोटी सी कंपनी आती है भारत के ऊपर, और हम देखेंगे कि जब वो एंड में जाएंगे या उनको भगाया जाएगा भारत द्वारा, तो आप देखोगे कि वो कितना बड़े साम्राज्य में अपना स्थापित कर चुके थे। एक छोटी सी कंपनी आप देखोगे किस तरह से फली फूली, और पूरे भारत देश में उन लोगों का एक जो बोल सकते हो एक पावर था, वो आपको दिखाई देगा। तो उसी चीज़ को आज हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने दोनों जो चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है, उसकी वीडियो अपलोड हो गई है। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दोनों वीडियोस को देख लेना है। दोनों वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दोनों वीडियोस को अगर आप लोग देखोगे तो आपको जो आगे की चीज़ें हैं उसको समझने में काफ़ी क्या मदद होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि किस तरह से जो मराठा है, जो सिख है ना, उनके बारे में हमने पढ़ा और देखा कि किस तरह से जो इन लोग आए, और इन लोगों का जो एक एग्जांपल के तौर पे अगर बंगाल है, तो बंगाल में किस तरह से बंगाली भाषा का वो था, है ना। हम लोग अंदाज़ा लगा सकते थे कि उड़िया अगर किसी राज्य में बोली जा रही है, मतलब उस राज्य मतलब जो उसका राज्य है वो क्या होगा, ओडिशा होगा। वैसे हमने देखी महाराष्ट्र में ज़्यादा मराठी बोली जाती है, तो वो पूरा महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हम लोगों ने क्या की है, जो हमारा हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर था उसमें देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, एक छोटी सी कंपनी आती है, और पूरे एंड में वो कितना बड़ा एरिया कवर कर लेती है और कितना शोषण करती है भारतीयों का। इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि जो मुग़ल बादशाह थे, ठीक है, जो मुग़ल थे पूरे, उनके जो सबसे सबसे शक्तिशाली बादशाह थे वो कौन थे, औरंगजेब थे। ठीक है, और आखिरी भी आप कह सकते हो औरंगजेब थे। ठीक है, तो क्या होता है, औरंगजेब, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब होती है इनकी मृत्यु, 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आप देखोगे कि जैसे इनकी मृत्यु होती है तो इनके जो नीचे के लोग थे, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो मुगल सूबेदार थे, है ना, और जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो क्या करते हैं, अपनी जो ताकत है उसको दिखाने लगते हैं। तो अब क्या होता है, आप एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो आपको होता है ना, कोई भी अगर मुखिया अगर देश को या दुनिया को छोड़ के चले जाए, तो आप देखोगे कि वहाँ के जो निचले पद के लोग होते हैं, निचले में उनके नीचे जो काम करते हैं, जैसे औरंगजेब के नीचे जो भी लोग काम करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी जो शक्तियाँ हैं वो दिखाने लगे कि हाँ हम हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि विभिन्न जो रियासतें थी, ठीक है, वो क्या होते गई, ताकतवर होते गई। तो इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। मतलब अब सबसे बड़ा मुखिया मर गया, अब उसके बाद उसके नीचे के जो लोग हैं, रियासत है, वो पावर में आ गई। तो उसके कारण क्या हुआ, जो दिल्ली केंद्र था मुगलों का, वो धीरे 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 क्या हो गया, पतन की ओर चलने लगा। और आप लोग देखोगे कि जो प्रभावी केंद्र के रूप में जिस दिल्ली को माना जाता था, अब उसकी जो केंद्रीयता है वो क्या होती है, धीरे धीरे उसकी जो रूप है वो कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे, ठीक है, ईस्ट इंडिया छोटी सी कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आते हैं, एक छोटी सी। और आप देखोगे एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में वो भारत आए थे, और लास्ट में या कुछ ही समय में क्या होता है, उनका विशाल साम्राज्य खड़ा हो जाता है। तो पूरा विशाल साम्राज्य किस तरह से खड़ा हुआ, क्या कमी थी, क्या उन लोगों की अच्छाई थी, ये सब चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हैं अंग्रेज़ों की, उन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस इमेज के ऊपर से शुरू करते हैं। तो आप लोग देखोगे कि ये जो है कि ये कौन है, ये है आपका कैप्टन हेडसन द्वारा बहादुर शाह जफर। ठीक है, कौन, बहादुर शाह जफर। और उनके बेटे क्या करते हैं, उनके बेटों को ये लोग गिरफ्तार कर देते हैं। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज
बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार कर देते हैं। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ। जैसे हमको पता है कि सबसे ताकत बादशाह कौन थे, औरंगजेब थे। तो उसके बाद तो कोई उतना ताकतवर हुआ नहीं। एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 के में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया तो विद्रोही ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर और अपने नेता मान लिया था। ठीक है, उसके बाद अपने नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह को क्या किया, देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके जो बेटे थे उनको उन्हीं के सामने मार दिया। अब आप देख सकते हो कि कितनी मतलब किस तरह की नीति अपना रहे थे अंग्रेज, किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरह से कर रही थी कि उनको तो वो देश छोड़ने में मजबूर कर देती बहादुर शाह जफर को, और उनके बेटों को उनके सामने मारने में मजबूर कर देती है। और आप सोच सकते हो एक बेटे को मारना एक बाप के सामने कितना बाप के लिए दर्दनाक होगा, और उस बाप के लिए जो कि एक समय में पूरे देश में या पूरे एक मुग़ल साम्राज्य का बहुत बड़ा बादशाह था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आती है। ठीक है, और एक छोटी सी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटी सी कंपनी के रूप में आते हैं अंग्रेज, और आप लोग देखोगे कि ये पूरा स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम पूरी चीज़ों को समझेंगे। बस आप इस मैप को थोड़े देर के लिए ध्यान में रखना है कि क्या है केप ऑफ गुड, है ना, कहाँ से कौन आता है, पुर्तगाल किस तरह से आते हैं, है ना, डच किस तरह से आते हैं। तो उसके पहले एक छोटा सा डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँ। सबसे पहले पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। ठीक है, पहले ही पुर्तगाल आ चुके थे। ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है पुर्तगाल पहले आ चुकी थी, वास्को डी गामा आता है ना, केप ऑफ गुड के रास्ते से आता है। वो यहाँ पर आने के बाद उसका कौन स्वागत करता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ रहे हैं, तो अभी आप लोग ये उम्मीद नहीं करना कि सर पहले पुर्तगाल तो आ चुके थे, ठीक है, पहले डच भी तो आ चुके थे, तो इसके बारे में क्यों नहीं। अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि पहले पुर्तगाल भी आ चुके थे, पहले डच भी आ चुके थे। जैसे कि अगर पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल से आपको पता है कि सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, जिसने क्या किया था, भारत की जो खोज है वो समुद्री मार्ग से पहला करने वाला ये बंदा था। ठीक है, आपको अभी इतना याद रखना है कि ये पहला बंदा था जिसने समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होते हुए भारत को खोज लिया था। ठीक है, फिर ये आता है, इसके बहुत लोग स्वागत करते हैं, है ना। और आपको यह भी एक बात आप लोग ध्यान रख लोगे, जो चीज़ें यहाँ से ये ले जाता है भारत से, उसको वो यूरोप में जाके 60 गुना प्रॉफिट कमाता है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट इसने कमाया करके ही जो भारत के ऊपर जो विभिन्न देश है या विभिन्न यूरोप की जो कंट्रीज़ है उनकी नज़र भारत के ऊपर पड़ती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये निकला किसी और चीज़ के लिए था और इसको भारत मिल गया, है ना। ये अमेरिका की खोज में निकला था, इसको भारत मिल गया। तो ये एक पार्ट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन अभी हम लोग मुख्य तौर पर किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, मुख्य तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ठीक है ना, और मुख्य तौर पर किस तरह से ये अपना जो स्थापित है, मतलब अपनी जो यहाँ पे जितनी भी ट्रेड के लिए आती है, किस तरह से इसका जो पूरा मतलब जितना भी ये जिस मकसद से आई थी कि यहाँ पर आके ये जो पैसे है उसको कमाएंगी और चले जाएंगी। लेकिन आप लोग देखोगे किस तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो भारत के पूरे विभिन्न इलाकों में क्या कर लेती है, राज कर लेती है। तो पूरी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सन 1600 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी, उस समय मतलब 1600 में जो इंग्लैंड की महारानी थी वे कौन थी, ये थी महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये महारानी एलिजाबेथ के पास जाती है। ठीक है, प्रथम ठीक है से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। किससे इजाज़तनामा हासिल कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा इजाज़तनामा। अब ये इजाज़तनामा क्या होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो क्या लिया पहले इजाज़तनामा में ये समझ लेते हैं, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। ठीक है, किससे मिला भाई, देश किसका है, अधिकार कौन ले रहा है, तो ये सब उस समय की बात है। जस्ट आप लोग एक सोच सकते हो कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ से एक इजाज़तनामा लेती है, क्या कि हम लोग जो पूरब है उसमें व्यापार कर सकते हैं, तो उनको जो एकाधिकार है वो मिल जाता है। ठीक है, एकाधिकार मिलने के बाद क्या होता है वो समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं जो
इजाज़तनामा है। इसका मतलब ये होता है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होल्ड नहीं कर सकती थी। मतलब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर करेंगी काम, उसके बाद और कोई उसकी होल्ड नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्री पार जाकर क्या करेंगी, नए नए एरिया को खोदेंगी और वहाँ पर सस्ती कीमतों पर क्या करेंगी, चीज़ों को खरीदेंगी और उसको यूरोप में आके ऊंची कीमतों में बेचेंगे, जो कि पहले ही वास्को डी गामा, ठीक है, जो कि पुर्तगाल था, उसने आके कर चुका था। ठीक है, भारत जो वास्को डी गामा है वो भारत 3 बार आता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कब कब आता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि वास्को डी गामा आता है, 3 बार आता है, और जब जब आता है तो वो इतना ज़्यादा मुनाफा कमाता है जिस मुनाफे को देखकर पूरा यूरोप दंग रह जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियां से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। ठीक है, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उसको प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन का कोई भी भय नहीं था। ठीक है, उस जमाने में वाणिज्य कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बेचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तो वे सस्ती चीज़ों को खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ठीक है, तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि वाणिज्यम क्या है। एक ऐसा व्यवसाय है, ठीक है, जिसमें सस्ती कीमत पर चीज़ को आप खरीदोगे, उससे ज़्यादा कीमत पर उसको बेचोगे और उसके जरिए आप लोग क्या करोगे, मुनाफा कमाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है जो शाही दस्तावेज था जो कि एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था, तो उसकी मदद से क्या करते हैं, पूरब के बाज़ारों में आने से उनको कोई रोक नहीं सकता था। तब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए, ठीक है, अब ये केप ऑफ गुड क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। इस मैप को आपको ध्यान से देखना है। तो ये देखो, ये जो केप ऑफ गुड है, ये जो केप ऑफ गुड है ये समुद्री मार्ग है। ठीक है, कहाँ से, इंग्लैंड से आने के लिए भारत में। तो ये जो समुद्री मार्ग है मतलब केप ऑफ गुड होते हुए पहुंचना। ठीक है, तो इस तरह से केप ऑफ गुड को आप समझ सकते हो, एक जगह का नाम है। उस जगह से होते हुए जब कोई समुद्री मार्ग की जाती थी तो उसको हम लोग क्या कहते थे कि वो जो पर्सन है वो केप ऑफ गुड होते हुए कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। ठीक है, उसके बाद जब तक इंग्लैंड के जहाँ अफ्रीका के पश्चिमी, ठीक है, अफ्रीका का यह कौन सा पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होकर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक क्या करते थे, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहले ही क्या थे, पुर्तगाल आ चुके थे भारत में, और पुर्तगाल जब आते हैं तो उन्होंने क्या किए, अपना जो ठिकाना है वो गोवा गोवा मतलब गोवा के तरफ में उन लोगों ने, पश्चिमी तरफ पर गोवा में उन लोगों ने अपना जो ठिकाना है वो बना लिए थे। ठीक है, कौन आया था सबसे पहले, वास्को दी गामा आया था। कब आया था, 1498 में आया था। ठीक है, और यह आपको याद रखना है कि सबसे पहले अगर कोई भारत आया समुद्री मार्ग से तो कौन है वो, वास्को डी गामा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद में रखना है। यही चीज़ें आपको जब आगे आप लोग पढ़ोगे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से चीज़ों को आप वहाँ पर लिंक करोगे और उतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें आपकी वो बहुत आसान बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हिंद महासागर में व्यापार की संभावना है उसको तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब आपको पता है कि भारत, ठीक है ना, कुछ लोगों का मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोग कहते थे कि भारत में इतना ज़्यादा सोना है, ठीक है, जिसको अगर आप पूरा निकाल भी लेते हो तो भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस चीज़ के कारण क्या होता है, जितनी भी फ्रांसीसी कंपनियां बोलो, डच कंपनियां बोलो, पुर्तगाल कंपनियां बोलो, ये क्या होती है, भारत की तरफ आती है। ठीक है, अब समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदना चाहती थी। अब ये बहुत बड़ा, वहाँ उस समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि एक ही जो चीज़ है वो सबको खरीदना है। ठीक है, क्योंकि भारत ऐसी कोई सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है, इसमें ऐसी विभिन्न प्रकारों की चीज़ें हैं जिस चीज़ को आसानी से उस समय में कोई भी कंपनी बोलो, पुर्तगाल बोलो, डच बोलो, ठीक है ना, फ्रांसीसी कंपनियां बोलो, या फिर इंडिया मतलब इंग्लैंड ईस्ट कंपनी थी वो बोलो, इसके तरफ क्या होती थी, वो आकर्षित जाती थी। ठीक है, क्योंकि जो सूती के कपड़े बोलो आप लोग, ठीक है ना, जो रेशम की ज़बरदस्त मांग थी, काला मिर्च बोल दो, लौंग बोल दो, इलायची बोलो, या फिर दालचीनी बोलो, इसकी आती यूरोप के जो बाजार थे उसमें ज़बरदस्त मांग थी। और इसी मांग को फुलफिल करने के लिए जितनी भी कंपनियां थी वो भारत में आना चाहती थी और लगातार भारत से क्या करना कमाना चाहती थी, मुनाफा कमाना चाहती थी। ठीक है, अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धियों को ख़त्म कर दें।
ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके कंपटीशन में कोई है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, ये हमेशा सोचोगे कि उस कंपटीशन पे अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो पूरा मार्केट आपका हो जाएगा। तो उस समय में जो कंपनियां थी वो यही सोचती थी अगर यहाँ पर फलना फूलना है, पूरे तरीके से राज्य स्थापित करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी है उसको ही खत्म कर दो। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब मौका मिला, कोई एक ऐसी कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबा देती थी। मतलब आप लोग देखोगे जो पूरा समुद्री मार्ग है, तो यहाँ पर क्या होता था, अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक जहाज आ रहा है, ठीक है ना, तो ये जहाज को दूसरी कंपनियां क्या करती थी, डुबा देती थी। तो ये जो अपनी मतलब मुख्य तौर पर यूरोप जा रहा था, तो ये क्या करता था, यूरोप पहुंच ही नहीं पाता था। तो इस तरह से जो अब अभी एक जहाज यूरोप नहीं पहुंच पाया, तो अब एक बहुत आम सी बात है कि जब कोई दूसरा जहाज उसके पीछे पहुंचेगा तो वहाँ पर क्या होंगी, अब जो दो जहाज पहुंचने वाले वहाँ पे एक ही जहाज पहुंचेंगे, तो जो चीज़ों की मांग है वो बढ़ जाएंगी। तो यही चाहते थे अंग्रेज कंपनियां या जो भी कंपनियां, यही सब चीज़ों को चाहती थी। और यही सब चीज़ों को क्या करते थे, उन लोग रुकावटें खड़ी कर देते थे, जहाज़ों को पलटा देते थे। तो ऐसी विभिन्न चीज़ें वो क्या करते थे, करा करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो उसकी मदद से व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार से मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों के बीच में भी टकराव होने लगे। इसी प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखकर कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब हम देखते हैं कि इतनी मुश्किल के बाद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में आती है और बंगाल में किस तरह से अपनी जो चीज़ें हैं उसको स्थापित करती है।